हेलो दोस्तों, मैं जयकांत सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल भारत IQ में। तो हम डिस्कस कर रहे हैं राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर जयपुर एडिशन 2 जुलाई। वीडियो में मेरे साथ अंत तक जरूर बनाइएगा ताकि आपको पूरी की पूरी जो न्यूज़ हैं, न्यूज़ आर्टिकल हैं, उनका एसेंस समझ में आ सके। तो वीडियो के संबंध में कोई डाउट्स हो तो आप मुझे लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में या मुझे टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज का डिस्कशन बिना किसी देरी के। पेज नंबर में बात की जा रही है, ये ACB के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है 3 जगहों पर, जयपुर, चित्तौड़गढ़ और जोधपुर के अंदर। तो ACB काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, पिछले कुछ सालों से काफ़ी ज़्यादा कार्रवाइयाँ देखने को मिल रही हैं राजस्थान के अंदर। आपको पता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर कहीं ना कहीं ये जो ट्रांसपेरेंसी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जो वहाँ पे कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनके द्वारा जो काम किया जा रहा है उसमें कहीं ना कहीं करप्शन को कम करना, ये इनकी मुहिम रही है जो ACB काम कर रही है इतना अच्छा। तो यहाँ पे अभी 3 अधिकारियों के इनके द्वारा पकड़ा गया है और 14 ठिकानों पर छापा मारा गया है। तो ये बात कर रहे हैं, एक है यहाँ पे एक्सीएन है, ये निर्मल कुमार गोयल। 1450% जो इनकी आय है वैध आय से अधिक है। आप समझ सकते हैं 1450% आय इतनी है जो कि उनकी होनी चाहिए थी, उससे भी ज़्यादा है। तो आप समझ सकते हैं कितने बड़े लेवल पर उनके द्वारा करप्शन किया गया होगा। यहाँ बात की जा रही है, पुलिस निरीक्षक हैं ये प्रदीप शर्मा, इनकी आय से 333% की अधिक संपत्ति यहाँ पे जब्त की गई है, ये भी देख सकते हैं आप। ये हैं DTO मनीष कुमार शर्मा, आय से 232% की अधिक संपत्ति इनसे यहाँ पे ये इनके द्वारा यहाँ पे मतलब इसके ऊपर कार्रवाई की गई है। तो इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो मेरा आपसे यहाँ पे सवाल है कि क्या ये चीज़ें इनके द्वारा जो की जा रही हैं वो सही हैं? हमारे जो RAS मेंस के सब्जेक्ट में एथिक्स वाला जो पार्ट आता है वो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के आता है कि आपको किस प्रकार से समाज में आपको जो जिम्मेदारियां दी गई हैं उन्हें पूर्णतः आपको निभाना है। मतलब ये जो करप्शन है ना, यहीं से स्टार्ट होती है। जो भारत की आबादी अभी भी बोली जाती है ना 30% जो गरीबी रेखा में है, जो वहाँ पे बनी हुई है, ये कारण इसी का है। मतलब हर छोटे छोटे लेवल पे करप्शन होता है। तो आप समझ सकते हैं, आप एक आधार कार्ड बनवाने जा रहे हैं, आप गैस का सिलेंडर लेने जा रहे हैं, मतलब वहाँ पे भी आपको करप्शन देखने को मिलता है। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी दुनिया के अंदर किसी भी देश में बिल्कुल भी करप्शन नहीं है, करप्शन होता है, हर जगह पे है करप्शन, लेकिन उसकी अपनी लिमिटेशन है। भारत के अंदर हम बात करें यदि, तो करप्शन की आप देखिए, इसकी हद ऐसी है कि मैं बता रहा हूँ, छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी आपको करप्शन देखने को मिलता है। 50-100 रुपये से ये करप्शन स्टार्ट हो जाता है और फिर बड़े स्तर तक तो चलता ही है। भारत के अंदर इतनी बड़ी आबादी है। तो इस करप्शन को रोकने के लिए कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि सरकार को कुछ ना कुछ इसके लिए पॉलिसी लेकर के आनी चाहिए कि भारत के अंदर इस करप्शन को कैसे रोका जाए। मतलब क्या इनको अच्छी फैसिलिटी दी जाए, क्या इनको और सैलरी इंक्रीज़ की जाए, या क्या एनवायरनमेंट इनको दिया जाए ताकि ये स्वतः ही इनको करप्शन ना करना पड़े। इसलिए इसके लिए कैसे इनको प्रेरित किया जाए, साथ साथ दंड के प्रावधान भी होने चाहिए, वो भी ज़रूरी हैं। लेकिन इस दिशा में रोकने के कहीं ना कहीं भाई सरकारी जो कार्रवाई है, ACB की जो कार्रवाई है वो लिमिटेड होती हैं। कुछ लोग आते हैं पकड़ में, कुछ नहीं आते। लेकिन कहीं ना कहीं ये कर्मचारी जो अधिकारी हैं इनको समझना होगा, इनको मानना होगा कि अब इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर सरकार को भी विचार करने की ज़रूरत है ताकि भारत के अंदर ये जो गरीबी वाली बात हम जो करते हैं ये कहीं ना कहीं कम होनी चाहिए। बहुत बड़ा ये परसेंटेज है भारत में, 30-32 कोई 40% भी बताता है। ये सब चीज़ें इन्हीं कारणों की वजह से हैं। तो आप भी अपने सुझाव दे सकते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में कि इन सब चीज़ों को कैसे रोक लगानी चाहिए, इन सब चीज़ों पे, और आप क्या समझते हैं इन चीज़ों को लेकर के, ये जो करप्शन किया जाता है अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा। तो आप बता सकते हैं अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ये यहाँ पे बात की जा रही है गैस के सिलेंडर की। तो आप समझ सकते हैं मतलब घर में ये मतलब आप जो रोटी खाना खाते हैं उसका सोर्स है, मतलब सोर्स इन द सेंस कि आप इसे पकाएंगे कैसे। तो वहाँ पे यही एक ऐसी चीज़ है जिसके द्वारा आप चीज़ों को बना सकते हैं, पका सकते हैं और खा सकते हैं। मतलब कि आपके पेट का साधन है, ये बोल सकते हैं गैस सिलेंडर। तो इसके भाव देख सकते हैं आप, अभी इसकी रेट देख सकते हैं 834.50 यहाँ पे ये इसका रेट अभी हो गया है। बताया जा रहा है कि यहाँ ये बताया जा रहा है कि कितने दिनों में इसकी जो रेटें हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। ये बताया जा रहा है जनवरी में LPG गैस सिलेंडर 694 रुपये का होता था, जो कि अब 834.50 रुपये का हो गया है। यानी 6 महीने में रसोई गैस के 140.50 रुपये महंगी हो गई है रसोई गैस। तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि
ये आम आदमी का हिस्सा है। मतलब आप समझ सकते हैं कि कोविड-19 के कारण लोगों के रोजगार छिन गए हैं और आप इतनी महंगी चीज़ें करते जाइए, बेसिक चीज़ें हैं ये। आप समझ सकते हैं जैसे आपने पीएम अन्न धन योजना चलाई, जिसके तहत आप अन्न प्रदान करते हैं, तो केवल अन्न प्रदान करने से क्या हो जाएगा? आप कोई ऐसे गेहूँ आपने दे दिए, आटा पिसवा के खा सकता है, कोई डायरेक्टली नहीं खा सकता है। उसके लिए ये सिलेंडर महत्वपूर्ण है, ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को सोचना होगा। प्लस ये डीजल पेट्रोल के दाम जो बढ़ाए जा रहे हैं, ये भी ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट है उसको भी इंक्रीज़ करते हैं। जो आप डेली यूज़ की फल सब्जियां खाते हैं उनकी कॉस्ट भी इंक्रीज़ होती जा रही हैं। ये जो ईंधन है इनके ऊपर जो रेट बढ़ाई जा रही है सरकार के द्वारा, तो इस पर सरकार को विचार करना चाहिए, रीथिंक करना चाहिए और कुछ नई पॉलिसी लेकर के आना चाहिए कि मुझे पता है सरकार को टैक्सेस का इस वक्त बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है और वो इसकी भरपाई इन्हीं जगहों से कर रही हैं। गैस सिलेंडर हो गया, ये जो पेट्रोल डीजल के दाम हो गए, यहाँ से भरपाई कर रही है सरकार। लेकिन सरकार को भी सोचना होगा कि ये चीज़ें आम आदमी तक कैसे पहुँच पाएंगी, वो कैसे अफोर्ड कर पाएगा इतनी महंगी चीज़ों को। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सरकार को सोचने की ज़रूरत है। ये बात की जा रही है कोविशील्ड को 9 यूरोपीय देशों में मिल गया है ग्रीन पास। आपको पता होगा पहले क्या हुआ था, कोविशील्ड को बैन कर दिया था यूरोपियन देशों के द्वारा ग्रीन पास देने से। लेकिन अभी 1-2 दिन पहले ही भारत ने भी एक वार्निंग दे डाली यूरोपियन देशों को कि यदि वो हमको ग्रीन पास अलाउ नहीं करेंगे तो हम भी उन देशों को अपने देश में अलाउ नहीं करेंगे, यानी कि उनको भी वीज़ा नहीं दिया जाएगा। उसी चेतावनी, उसी वार्निंग के चलते अभी कोविशील्ड को भी 9 यूरोपीय देशों ने ग्रीन पास का सिग्नल दे दिया है यहाँ पे। तो ये बात की गई है। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए यूरोपियन यूनियन में कितने देश शामिल हैं और यूरो जो मुद्रा है वो कितने देशों के द्वारा अपनाई जाती है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। यहाँ बात की जा रही है, ये इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में पता होना चाहिए। एक तकनीक की बात की गई यहाँ पर, यह है फार्माजेट तकनीक। तो बताया जा रहा है कि जो कोरोना वायरस है, कोविड-19 जो बीमारी है, उसके टीके जो लगाए जा रहे हैं 18 वर्ष से ऊपर तो अभी स्टार्ट हो गए भारत के अंदर। लेकिन इससे जो नीचे की उम्र के लोग हैं उनके लिए टीके कौन से लगाए जाएं, कैसे लगाए जाएं, उसके ऊपर यहाँ पे बात चल रही है। तो बात की जा रही है बिना सुई वाले स्वदेशी टीके से सुरक्षित होगा देश का बचपन। ये आप देख सकते हैं, ये है फार्माजेट तकनीक। इसमें नीडल नहीं होती है, नीडल लेस तकनीक है ये, जिसके द्वारा आपको वैक्सीन यहाँ पे लगाई जाएगी। तो ये बात की जा रही है भारतीय कंपनी जायडस कैडिला ने अपनी कोरोना वैक्सीन जायकोव, नाम याद रखिए, जायडस कैडिला कंपनी है, इसकी वैक्सीन है जायकोव डी के लिए दवा नियामक से आपातकालीन यानी कि इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मांगी है। बच्चों के लिए सुरक्षित बताई जा रही जायकोव डी दुनिया की पहली डीएनए पाल वैक्सीन है। इसे बिना सुई फार्मजेट तकनीक से लगाया जाएगा 12 से 18 वर्ष के बच्चों में। इसमें नीडल नहीं होती है, पहली बात तो ये है। मतलब जिसको होता है ना, किसी को नीडल से, सुई से फोबिया होता है, डर होता है कि वो नीडल उसके अंदर जाती है, दर्द होता है बहुत ज़्यादा, एक तो वो यहाँ पे जो डर है वो दूर हो जाएगा इस तकनीक के द्वारा। प्लस जो डिस्पोजल किया जाता है, मतलब डिस्पोजल की भी कॉस्ट आती है, उसका मैनेजमेंट किया जाता है। आपने जैसे कि सिरिंज है, एक ही सिरिंज जो है, वो निडल जो है वो एक बार ही प्रयोग में आती है, उसको फिर थ्रो कर दिया जाता है। तो उसको भी डिस्पोज करना होता है, उसका मैनेजमेंट करना होता है, उसकी कॉस्टिंग आती है। तो वो कॉस्टिंग यहाँ पे बच जाएगी और ये सेफ तरीका है, सुरक्षित तरीका है, नीडल लेस तरीका है। यहाँ पे आपको पता भी नहीं लगता है, केवल ये गैजेट है, आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे लगाया जाता है और मतलब मुझे लगता है 2 से 3 सेकंड के अंदर ये आपका वैक्सीनेशन यहाँ पे हो जाता है। तो ये बात की जा रही है फार्माजेट तकनीक के बारे में, इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। बिना सुई वाले टीके की बात की जा रही है। यहाँ बात की जा रही है सबसे लंबे और ऊंचाई वाले रूट पर बस सेवा शुरू कर दी गई है। तो ये बात की जा रही है दिल्ली से लेह रूट पर। तो दिल्ली से लेह रूट पर गुरुवार को बस सेवा चालू कर दी है। केलांग डिपो की बस का किराया बताया जा रहा है 1548 रुपये है यहाँ पे। तो अटल टनल के बारे में आपने सुना होगा, इसके खुलने से दिल्ली से लेह की दूरी 1026 किलोमीटर ही रह गई है, जो कि पहले काफ़ी ज़्यादा होती थी, आई थिंक 1400-1500 किलोमीटर होती थी। अटल टनल के कारण ये दूरी कम हो गई है। तो इससे क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, टूरिज्म को काफ़ी ज़्यादा प्रमोशन मिलेगा। बहुत सारे लोग गर्मियों के महीने में लेह लद्दाख वाले एरिया में विजिट करने के लिए जाते हैं। तो ये अच्छी खबर है और आपको पता होना चाहिए अटल टनल के बारे में भी, ये कहाँ पर स्थित है, ये भी आपसे प्रश्न बन सकता है। ये बात की जा रही है यहाँ पे चीन के बारे में। तो चीन के राष्ट्रपति हैं जिनपिंग साहब। तो चीन में क्या है, अभी जो कम्युनिस्ट पार्टी है चीन के अंदर, उसको 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। क्या हो गए हैं? 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये बनाई गई थी 1921 में,
कम्युनिस्ट पार्टी, और आज हम बैठे हुए हैं 2021 में, तो उसका यहाँ पे इन्होंने जश्न मनाया है, चीन के अंदर आयोजन किया है। लेकिन उस आयोजन में इन्होंने कुछ चेतावनियां भी यहाँ पे दे डाली हैं। ये बात कर रहे हैं कि चीन अब इतना ताकतवर हो गया है कि इसे हल्के में लेना ठीक नहीं है। सच तो यह है कि पिछले कुछ सालों में चीन की वजह से दुनिया के समक्ष कई ऐसी चुनौतियां पैदा हो गई हैं जिनका आसानी से समाधान निकलता नहीं दिख रहा है। यानी कि चीन की बात कर रहे हैं कि चीन अब इतना ताकतवर हो गया है, पिछले 3 दशकों में अपने एक्सपोर्ट के चलते इतना अच्छा उसने इकोनॉमी को बूम किया है कि अब उसकी जो उसने जो प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है उनका समाधान इतना आसान नहीं है। जैसे कि हम ताइवान की बात करें, हांगकांग की बात करें, साउथ चाइना सी की बात करें, वन बेल्ट वन रोड की बात करें, और जो आसपास के देश हैं, भारत के पड़ोसी देश हैं, उनको तंग करता रहता है। भारत के बॉर्डर वाले एरियाज़ हैं, अरुणाचल प्रदेश एरिया हो गया, लद्दाख वाले, लेह वाले जो एरिया हो गए यहाँ पे, वहाँ पे अपनी दादागिरी तानाशाही दिखाता रहता है। तो ये इतने आसान नहीं है इन मुद्दों को सॉल्व करना। तो इतना ताकतवर यहाँ पे चीन हो गया है। इसके बाद इन्होंने बता रहे हैं कि विपरीत वजहों से चीन लगातार दुनिया में चर्चा का केंद्र बन रहा है। अर्थव्यवस्था के वैश्विक उदारीकरण का लाभ उठाकर पिछले 3 दशकों में उल्लेखनीय तरक्की के बावजूद अपनी विस्तारवादी नीतियों के कारण चीन कई देशों के आंखों की किरकिरी भी बन गया है। यानी कि ये विस्तारवादी नीति, जैसे कि आपने पढ़ा होगा, जब हम मॉडर्न हिस्ट्री की हम बात करते हैं तो वहाँ पे साम्राज्यवाद, जो इंपीरियलिज्म और कॉलोनाइजेशन जो बात होती है, तो इंपीरियलिज्म की जो कॉन्सेप्ट है उसी कॉन्सेप्ट पे चीन अभी चल रहा है। कहीं ना कहीं ये इनडायरेक्टली अपना दबदबा बनाने की बात करता है देशों में, जैसे कि यूके देश ने भारत और कई सारे देशों के अंदर अपना दबदबा बनाया था साम्राज्यवाद के तहत, जिसे हम इंपीरियलिज्म बोलते हैं। तो ऐसा ही यहाँ पे चीन कर रहा है। तो यहाँ बात की जा रही है भारत, जापान, ताइवान, भूटान जैसे देश इसके उदाहरण। ताज़ा प्रकरण कोरोना वायरस का है यहाँ पे। कोरोना वायरस भी चीन से ही निकला है। इसका सबसे पहला केस चीन में निकला है, ये बात की जा रही है यहाँ पे। विडंबना देखिए कि अपने पड़ोसियों को लगातार परेशान करने वाले राष्ट्रपति जिनपिंग ने कहा कि हम किसी अन्य देश को परेशान, उत्पीड़ित या अधीन नहीं करते। देखिए कितनी मतलब बिल्कुल ही विरोधी जो अपने वाक्य इन्होंने बोले हैं। ये जो आयोजन हुआ था वहाँ पे बोला है इन्होंने, जिनपिंग साहब ने, कि पड़ोसियों को लगातार परेशान कर, यहाँ पे बोला है इन्होंने, कि अन्य देश को परेशान, उत्पीड़ित या अधीन नहीं करते हैं, जबकि ये बिल्कुल यही काम करते हैं जो ये बोल रहे हैं। हम विदेशी ताकतों को धमकाने, उत्पीड़ित करने या अपने अधीन करने की अनुमति नहीं देंगे। अगर ऐसा किया गया तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मतलब इनडायरेक्टली इन्होंने बोल दिया है कि अब चाइना वो देशों में से नहीं है जो कि चुप बैठ जाएगा, आपको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मतलब एग्रेसिव रवैया अपना उन भाषणों में इसके द्वारा दिखाया गया है, ये बात की गई है। तो ऐतिहासिक थियानमेन चौक पर करीब 1 घंटे के भाषण में जिनपिंग ने अनेक विरोधाभासी बातें कहीं। उन्होंने ताइवान की स्वतंत्रता को अस्वीकार करते हुए उसे अपने अधीन करने का लक्ष्य भी इसी समारोह में दोहरा दिया। ताइवान आपको पता है कई बार मुद्दा चला है ताइवान को लेकर के। चीन कहता है ताइवान चीन का हिस्सा है, लेकिन ताइवान अपने आप को ऑटोनॉमस कंट्री के रूप में स्थापित करने की बात करता है, और यूएसए ने वहाँ पे अपनी एम्बेसी भी ओपन कर दी है ताइवान के अंदर। यूएसए इस चीज़ को सपोर्ट भी करता है। तो चीन ने अपना टारगेट भी यहाँ पे दे दिया है कि ताइवान की जो स्वतंत्रता है को अस्वीकार करते हुए उसको अपने अधीन करने का लक्ष्य भी बना लिया है इस समारोह के दौरान। इस उलटबाजी में चीन की मंशा को समझना जरूरी है। अमेरिका के साथ भारत की बढ़ती घनिष्ठता को भी वह अपने लिए खतरा मानता है। तो ये बातें की जा रही हैं। जैसे क्वेड की जो हम बात करते हैं, अभी इंपॉर्टेंट देश हैं 4 क्वेड के अंदर, यूएसए हो गया, भारत हो गया, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो इनको लेकर भी चीन बहुत ज़्यादा सतर्क रहता है, बहुत ज़्यादा परेशान रहता है कि किस प्रकार से इनको डील किया जाए। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में कि आपको आइडिया होना चाहिए, जो कि वर्तमान में घटनाक्रम अभी चल रहे हैं। यहाँ बात की जा रही है बैंकों के निजीकरण की। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। प्रश्न मतलब कि फैक्चुअल प्रश्न बनते हैं यहाँ पे। तो आरबीआई को निगरानी बढ़ानी होगी, बैंकों के निजीकरण में सतर्कता भी जरूरी है। सुनिश्चित करना होगा कि निजीकरण से किसान, लघु उद्यमी, छात्र व अन्य आदमी सुगम व सस्ती बैंकिंग सेवाओं से वंचित ना हो जाएं। क्यों बोल रहे हैं ऐसा? आपको पता होगा पहले बैंक्स प्राइवेट हुआ करती थी भारत के अंदर। जब हम 1950 वाले दौर की हम बात करें, तब इंदिरा गांधी जी के द्वारा बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 19 जुलाई 1969। ईयर जरूर याद रखिएगा। 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था और 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। यानी कि ये पहले प्राइवेट बैंक थे, इनको नेशनलाइज किया गया, यानी कि सरकारी बैंक बनाया गया। 14 से 20 बैंक को बनाया गया इस प्रकार से 1980 तक। फिर यहाँ पे क्या होता है, ये बता रहे हैं कि कभी ये सोचा भी नहीं गया था कि कुछ बैंकों के दोबारा निजीकरण की नौबत आ जाएगी। यानी कि हमने प्राइवेट से तो इनको गवर्नमेंट बनाया और गवर्नमेंट से फिर हम प्राइवेट की ओर जा रहे हैं, तो ये नौबत आ जाएगी, इसकी बात कर रहे हैं। ये निजीकरण के पक्षधर भी मानेंगे कि अपनी योजनाओं के माध्यम से
नेशनलाइज्ड बैंकों ने कृषि और लघु सूक्ष्म मध्यम तथा बड़े उद्योगों को उत्पादक ऋण देकर जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। आम आदमी को अपने घर और साधनहीन छात्रों को उच्च व प्रोफेशनल शिक्षा का सपना पूरा करने का अवसर दिया। फिर निजीकरण की नौबत क्यों आ गई? मतलब कि ये जो नेशनलाइजेशन किया गया था इन बैंकों का, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, लोनिंग का काम किया, बहुत ज़्यादा एजुकेशन के सेक्टर में बहुत अच्छा काम किया। तो फिर क्या ऐसी नौबत आ गई कि इनको फिर से प्राइवेटाइजेशन की ओर जा रहे हैं, मतलब कि इनको निजीकरण किया जा रहा है इन बैंकों का। ऐसी क्या नौबत आ गई? तो आरबीआई को यहाँ पे इसीलिए बोला जा रहा है कि उसको सतर्कता की, मॉनिटरिंग की बहुत सख्त आवश्यकता है इस वक्त बैंकों को लेकर के। आए दिन बैंकों का मर्जर हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, तो ये सारी बातें निकल के सामने आ रही हैं। तो सबसे बड़ा इसका फैक्टर है, ये है एनपीए की बात कर रहे हैं। निरंतर बढ़ते एनपीए, सितंबर 2021 में इसके 13.5% होने की आशंका है और अरबों रुपए की धोखाधड़ी के चलते सरकारी बैंक अपने बल पर नए अंतर्राष्ट्रीय पूंजी पर्याप्तता के मानदंड पूरे नहीं कर पा रहे हैं। मतलब कि जो लिक्विडिटी होनी चाहिए उनके पास, जो बैंक्स हैं वो एक स्टैंडर्ड है उनके, तो उनको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं बैंक्स। ये यहाँ पे बात की जा रही है एनपीए के चलते। तो सरकार को राष्ट्रीयकृत बैंकों को दी गई अपनी पूंजी पर पर्याप्त व उचित लाभांश मिलना तो दूर, हर साल इन बैंकों को हजारों करोड़ रुपए नई पूंजी के रूप में देने पड़ रहे हैं। मतलब कि गवर्नमेंट को इनको फंडिंग यानी कि फीड करना पड़ रहा है बैंकों को। इतनी ज़्यादा वहाँ पे पूंजी की कमी हो गई है उन बैंक्स के अंदर लोनिंग कर करके। मतलब सरकार को लाभांश या फ़ायदा तो मिलना दूर रहा, क्योंकि गवर्नमेंट बैंक है तो सरकार को इसमें फ़ायदा मिलता है, उसका इसमें शेयर होता है गवर्नमेंट का। तो सरकार बता रहे हैं कि सरकार को फ़ायदा तो दूर की बात है, सरकार को उल्टा इनको पैसा देना होता है। यहाँ पे ये बात की जा रही है। वर्ष 2014 से अब तक भारत सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए की पूंजी उपलब्ध करा चुकी है। सरकार इस दायित्व से बचने के लिए भी कुछ बैंकों का निजीकरण कर रही है। यानी कि सरकार इससे बचने के लिए, बता रहे हैं इतना पैसा दिया है सरकार ने, उससे बचने के लिए अब निजीकरण की ओर जा रही है सरकार इस दायित्व से यहाँ पर बोला जा रहा है कि चालू वित्त वर्ष के दौरान 2 सरकारी बैंकों और एक बीमा कंपनी समेत सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों और वित्तीय संस्थाओं में हिस्सेदारी बेचकर 1.75 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है सरकार ने। यानी कि ऐसा करके सरकार जो निजीकरण करेगी तो उसे 1.75 लाख का टारगेट है सरकार का, इतना उसे रुपया मिल जाएगा, इतना पूंजी मिल जाएगी। स्वाभाविक है कि यह राशि बजट घाटे के प्रति पूर्ति के साथ ही सड़कों, बांधों, बड़े अस्पतालों, हवाई अड्डों तथा अन्य आधारभूत ढांचे के निर्माण और चुनाव की दृष्टि से लोक लुभावन योजनाओं पर खर्च किए जाएंगे। यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे खर्च किए जाएंगे। ये जो पूंजी जुटाई जाएगी इनके निजीकरण से। यहाँ बात करें, ज़्यादातर निजी बैंक काफ़ी हद तक मुनाफे में हैं। बहुत से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक पर्याप्त लाभ नहीं कमा रहे हैं और सरकार को उम्मीद है कि निजीकरण उन्हें लाभदायक व आत्मनिर्भर व्यवसाय में परिवर्तित कर सकता है। तो बता रहे हैं कि जो प्राइवेट बैंक हैं वो काफ़ी अच्छा लाभ कमा रहे हैं, इसीलिए सरकारी बैंक्स को अभी प्राइवेट किया जा रहा है। तो बात कर रहे हैं निजी क्षेत्र के बैंक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की तुलना में उच्च प्रबंधन की स्वायत्ता और दृष्टिकोण, कर्मचारियों की मानसिकता, उचित निगरानी व्यवस्था व नवीनतम तकनीक के कारण अधिक कार्यकुशल हैं। वे अपनी परिचालन दक्षता के लिए भी जाने जाते हैं। एक निजी बैंकिंग कंपनी पर शेयर धारकों व निदेशकों मंडल के समक्ष कुशलतापूर्वक प्रदर्शन का दबाव होता है, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक इस तरह के दबाव से परे होते हैं। मतलब आपको पता होगा कि प्राइवेट क्षेत्र जहाँ पे भी होता है वहाँ पे एक प्रेशर क्रिएट होता है, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं कि उनको टारगेट पूरा करना है, अपने टास्क पूरे करने। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो सरकारी नाम आ जाता है तो वहाँ पे फॉर्मेलिटी वाली चीज़ें आ जाती हैं कि हाँ सरकार, अभी आप देखिए कभी लोनिंग की बात यदि हम करें, खाता खुलाने की बात करते हैं, सिंपली आप जाइए एसबीआई बैंक में, एक जाइए आप आईसीआईसी बैंक में। आईसीआईसी बैंक के लोग आपके घर पे खाता खोलने के लिए आ जाएंगे, लेकिन आप एसबीआई में कम से कम 4-5 चक्कर लगाएंगे तब जाकर के आपका वहाँ पे खाता खुलना संभव हो पाएगा। इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती हैं सरकारी बैंकों में। तो उसी को लेकर के बात कर रहे हैं कि मैनेजमेंट की बात आ गई, यहाँ पे एफिशिएंसी की बात आ गई। ये सारे जो मानदंड है, ये सारे पैमाने, ये कहीं ना कहीं डिफर करते हैं सरकारी बैंकों से। इसीलिए सरकार अब अपना रुख प्राइवेट बैंकों की ओर कर रही है, मतलब कि सरकारी बैंकों को प्राइवेट बैंकों में तब्दील करने जा रही है ताकि कुछ उन पूंजी कमाई जा सके। तो ये सारी चर्चा की जा रही है इस एडिटोरियल के द्वारा। तो वर्ष जरूर याद रखिएगा 1969 और 1980 जब बैंक्स का नेशनलाइजेशन किया गया था। यहाँ बात की जा रही है सेंसर की, ये इंपॉर्टेंट है, आज अभी वर्तमान में चर्चा में भी है। सेंसर बोर्ड की यहाँ पे बात की जा रही है। तो बात की जा रही है कि मुंबई में सेंसर बोर्ड की स्थापना 1920 में की थी। इंडियन सिनेमेटोग्राफ एक्ट है जो 1920 का, टंग स्लिप हो जाती है कभी कभी। तो 1920 का सिनेमेटोग्राफ ये जो एक्ट है, इसी के बेसिस पे ये बनाया गया था क्या,
सेंसर बोर्ड की स्थापना मुंबई में की गई थी। 1920 एक महत्वपूर्ण वर्ष है। असहयोग आंदोलन आपको पता होगा, अंग्रेजों का समय था, अंग्रेजों की हुकूमत थी भारत के अंदर, तो तब का एक्ट है सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1920 का। तो यहाँ पे इस एक्ट के द्वारा ये जो सेंसर बोर्ड है इसकी स्थापना की गई थी और बताया जा रहा कि भारत में सेंसर होने वाली पहली फीचर फिल्म थी बाबू राव पेंटर की सैरंध्री थी, जिसमें कीचक के वध के दृश्यों के कुछ अंशों के हिस्से अधिकता के कारण सेंसर कर दिया था। यह अंग्रेजी राज का दौर था जब सेंसर की नज़र यहाँ बता रहे हैं कि संदेश पर होती थी, यानी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मूवी के द्वारा कोई ऐसा संदेश दिया जा रहा है उस समय ब्रिटिश टाइम में कि लोग जो है वहाँ के उनको ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कुछ मतलब ऐसी मोटिवेशन मिल सके, एक आंदोलन जैसा क्रिएट कर सकें वो। तो इस प्रकार के कुछ मैसेजेस, कुछ संदेश तो नहीं जा रहे हैं, या गवर्नमेंट के अगेंस्ट तो कुछ संदेश नहीं जा रहे हैं, तो उनको सेंसर करने के लिए इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे की गई। बात की जा रहा है कि तब इसका नियंत्रण जो था यानी कंट्रोल था पुलिस विभाग के अधीन था। मतलब आप समझ सकते हैं कि यदि किसी ने कोई ऐसी मूवी बना दी, फीचर फिल्म बना दी जो कि ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट में कुछ बातें बता रही है, जो फिल्म है, आपको पता है कि मूवीज़ हैं ये जो अपने समाज का आईना है सारी की सारी मूवी, तो उस समय वहाँ का जो जब पुलिस विभाग होता था उसके द्वारा कार्रवाइयाँ की जाती थी, उस पर बैन रोक लगा दी जाती थी उस प्रकार की मूवीज़ पर। तो ये बात बताई गई है। लेकिन अब बात कर रहे हैं कि ये बात यहाँ पे कर रहे हैं 1952 में सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सेंसर्स नाम दिया गया। 1952 में इसका नाम बदल दिया गया सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सेंसर्स, और इसकी प्राथमिकता बदलने लगी, इसकी जो प्रायोरिटीज हैं वो बदलने लगी। 1983 में सेंसर्स की जगह सर्टिफिकेशन वर्ड आ गया, ये इंपॉर्टेंट बात है। 1952 में सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सेंसर नाम दिया गया, सेंसर हटा दिया गया और इसको दे दिया गया सर्टिफिकेशन, यानी कि सर्टिफाई करने का काम करता है कि मूवी ठीक है या नहीं है। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उनकी वो बिल्कुल वही की वही यहाँ पे बनी रही। तो बात कर रहे हैं अब सरकार ने सिनेमेटोग्राफ एक्ट में संशोधन के एक और प्रस्ताव को विमर्श के लिए सामने रखा है। यह वर्तमान की बात की जा रही है। यह सही है कि समय के साथ सामाजिक परिस्थितियाँ और नैतिकता के प्रति समाज की समझ बदलती रही और तकनीक ने सिनेमा को सिनेमाघर से बाहर निकालकर एक व्यापकता दी है। तो यहाँ पे बात की जा रही है वर्तमान में इसमें और कुछ बदलाव करने की बात की जा रही है, ये चीज़ें चल रही हैं। 2013 में जस्टिस मुकुल मुदगल और 2016 में गठित श्याम बेनेगल कमेटी के प्रस्ताव संशोधन में एक प्रस्ताव यह भी है, ये बात की जा रही है। 2 कमेटी बनाई गई थी इनके ऊपर चर्चा के लिए। तो बात की जा रही है कमेटी के प्रस्ताव संशोधन में एक प्रस्ताव यह भी है कि सरकार किसी भी समय सेंसर बोर्ड के प्रमाणन को रद्द कर सकती है, यानी कि ये अब सर्टिफाई करने का काम कर सकता है। मतलब ये जब बोर्ड बना दिया है तो इसके ऊपर सरकार की फिर क्यों मतलब इसको क्यों मॉनिटरिंग के लिए नियंत्रण के लिए बना रखा है, या तो आप इस बोर्ड को ख़त्म कर दीजिए। ये बात कर रहे हैं कि ये जो बदलाव करने की बात की जा रही है, मान लीजिए सर्टिफिकेशन दे दिया है सेंसर बोर्ड ने कि ये मूवी ठीक है, लेकिन सरकार को लगता है कि सरकार के विरोध में कुछ बातें इसके अंदर बताई जा रही हैं, सरकार की छवि के लिए ठीक नहीं है ये मूवी, गलत संदेश इसमें दिया जा रहा है, तो सरकार इसको रोक लगा सकती है, ये बात की जा रही है। इसीलिए चर्चा में वर्तमान दौर में कि फिर इसकी मतलब ये जो फिल्म सर्टिफिकेशन जो बोर्ड है फिर इसकी वैलिडिटी क्या रहेगी, इसके एग्जिस्टेंस पे सवाल उठाता है कि इसको बनाने की जरूरत क्या है, फिर सरकार ही कंट्रोल कर लेगी। तो ये इसकी आलोचना यहाँ पे की जा रही है। सवाल स्वाभाविक है कि एक संवैधानिक संस्था पर ऐसा अविश्वास क्यों, ये बात की जा रही है कि उस पर विश्वास क्यों नहीं किया जा रहा है। सिनेमा पर सिनेमा से जुड़े लोगों के निर्णय से ऊपर किसी अधिकारी का निर्णय कैसे हो सकता है। वैसे यह भी सच है कि कई मामलों में कानून व्यवस्था का नाम लेकर फिल्म प्रदर्शन के अधिकार को तो जिला अधिकारी तक रोकते रहे हैं। ऐसे में सरकार को आगे लाने वाला प्रस्ताव समझ से परे है। मतलब सरकार ये प्रस्ताव ला रही है कि अब जो सेंसर बोर्ड के द्वारा सर्टिफाई किया जाता है मूवीज़ को, उस पर भी सरकार रोक लगा सके। इसके बाद सर्टिफाई करने के बाद भी इस प्रकार के प्रस्ताव लाने की बातें चल रही हैं। तो एक्ट जरूर याद रखिएगा, इनके बारे में प्रश्न आपसे बन सकते हैं। बात की जा रही है ध्यानचंद जी की। तो ध्यानचंद हॉकी का जादूगर इनको बोला जाता है। बात ये की जा रही है कि ओलंपिक के अंदर भारत के द्वारा जीता गया पहला कोई पदक, वो भी गोल्ड मेडल, तो वो जीता था भारत के ध्यानचंद। हॉकी का जादूगर के नाम से इनको जाना जाता है। इनके बारे में मुझे बताइए ज़रा कि मेजर ध्यानचंद के नाम से जो स्टेडियम एक बनाया गया है वो कहाँ पे बनाया गया है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी से बताइए। तो मुझे आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रा सा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और भी लोग वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। आप मुझे अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं या मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।